हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पद्मन स्वामी टेम्पल से रिलेटेड है। तो विद रेफरेंस टू दी पद्मन स्वामी टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये टेम्पल कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर ये टेम्पल लोकेटेड है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वैष्णवा श्राइन ऑफ साउथ इंडिया। यानी कि ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है, तो वैष्णवा श्राइन है। तो दिस इज करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इट रिप्रेजेंट एन अमलगमेशन ऑफ द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड फीचर्स ऑफ केरला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि ये इन दोनों का फ्यूजन से बना हुआ है। तो ये भी बात सही है, ये द्राविडियन प्लस केरला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दोनों का फ्यूजन है। तो दोनों बात इसमें सही है। तो फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो ये जो इमेज दिखाई हुई है ये अनंत शयनम एक योगिक पोस्चर है जिसमें भगवान विष्णु क्या है? शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, योगिक मुद्रा में लेटे हुए हैं। इस पोजीशन का नाम क्या है? अनंत शयनम इसको पोजीशन का नाम है। एंड इनके जो नाभि से, यहाँ से आप देख रहे हो कि नाभि से ये ब्रह्मा जी है वो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी नाभि से। और भगवान विष्णु यहाँ पे आदि शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं योगिक पोजीशन में। ठीक है, इसको अनंत शयनम की पोजीशन कहा गया है। तो ये हमने देख लिया आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो टेम्पल था, ये जो कलयुग आरंभ हुआ था उसके फर्स्ट डे के दौरान इस टेम्पल को बनाया गया था। एंड यहाँ पे नाम अलवर जो कि 9th सेंचुरी के पोइट थे, वो भी यहाँ पे विजिट किए थे। एंड जो विष्णु के फॉलोवर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अलवर्स बोलते हैं। शिव जी के फॉलोवर्स को हम क्या बोलते हैं? नयनार्स बोलते हैं। ठीक है, जो तिरुवनंतपुरम का नाम है वो इसी मंदिर के नाम पे पड़ा हुआ है। यानी कि तिरुवनंतपुरम को मलयालम में क्या बोलते हैं? द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता। नयनार हमने देख लिया कि लॉर्ड शिव जी के उपासक क्या कहलाए? नयनार कहलाए। और विष्णु जी के भगवान के उपासक क्या कहलाए? अलवर्स कहलाए। ठीक है, तो नयनार्स कितने हैं? 63 नयनार्स हैं, 13 अलवर्स हैं। जिसमें से क्या है? 13 में से 12 मेल हैं और एक फीमेल है। फीमेल है वो कौन है? अंडल। तो फीमेल सेंट कौन सी है? अंडल है, वो फीमेल सेंट है। ठीक है, नयनार्स होते हैं वो 6th से 8th सेंचुरी एडी के दौरान थे। एंड ये जो है वो 5वीं से 10वीं सदी के दौरान थे। 5th से 10th सेंचुरी अलवर्स थे। दैन जो नयनार्स होते हैं उनका जो हाइमन्स होते हैं वो एक बुक होती है, उसमें कंपोज किए गए हैं, उसके अंदर कंपाइल किए गए हैं। एंड जिस बुक का नाम क्या है? तिरुमुराई बोला गया है। तिरुमुराई। तिरुमुराई क्या है? ये इसको एक तमिल वेदा भी कहा जाता है तिरुमुराई को। एंड ये किसके द्वारा कंपाइल की गई है? ये नंबी यांदर नाम्बी के द्वारा कंपाइल की गई है। ये भाई साहब कौन थे? नंबी यांदर नाम्बी। ये राजा चोला वन यानी कि चोला किंग था एक, राजा चोला वन, उसका ये क्या था? प्रीस्ट था नंबी यांदर नाम्बी, जिसने की कंपाइल किया था नयनार्स की टीचिंग्स को तिरुमुराई के अंदर। तिरुमुराई को तमिल का वेदा भी कहा जाता है। अलवर्स हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उनको कंपाइल किया गया है, उनके हाइमन्स को दिव्य प्रबंधम नामक की बुक में, इस बुक में कंपाइल किया गया है। एंड अलवर्स हमने देख लिए 13 हैं। तो नयनार्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तिरुनीलकंठ है, मायरोपोरुल है, विरालमिंदा है, अमरनिधि है, इरिपथा है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके जो विष्णु भगवान के उपासक हैं उनके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? श्री अंडल होती है, ये फीमेल है। दान तिरुमल अलवर है, नाम अलवर है, कुलशेखरा अलवर है। ये इनके फॉलोवर्स, इनके नाम हैं। ठीक है, दान ये हमने देख लिया है। दान ये जो टेम्पल बना हुआ है वो किसका है? द्राविडियन स्टाइल प्लस केरला स्टाइल दोनों का अमलगमेशन है। एंड तो नॉर्थ में हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है? नागरा स्टाइल है। एंड साउथ इंडिया में क्या है? द्राविडियन स्टाइल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कौन सा बना है? कर्नाटका स्टाइल बना है। कर्नाटका स्टाइल और वेसारा स्टाइल।
इस को चालुक्यन स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नागरा एंड द्रविडियन, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट कहता है कि द आउटकम ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाज समराइज्ड एज ए बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। तो इसका जो आउटकम था उसका नाम दिया गया है बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। ये किसका आउटकम है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, उसका आउटकम है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDR वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग दिस समिट GP 2020। तो ये गलत बात है, क्योंकि कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2016 के अंदर एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, AMC, उसके दौरान इंडिया ने प्रपोज किया था। एंड इसको जो बनाया कब गया था 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, उसके अंदर UN का क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। प्रपोज कब किया गया था 2016 के अंदर, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है। तो ये 2015 से लेके 2030 तक 2015 से लेके 2030 तक क्या है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसी को मॉनिटर करने के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क को मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो उसी का ये सबमिट हुआ था। अभी जो वाला सबमिट हुआ है वो बाली इंडोनेशिया में हुआ है और इसका जो आउटकम है उसको हम बोल रहे हैं बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो सबमिट हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है, जिसकी थीम क्या थी, फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको इसको थीम ध्यान रख सकते हो, फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस, ठीक है। एंड इसको जो इम्प्लीमेंट ये रिव्यू करेगा, मिड टर्म रिव्यू था ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। एंड यहाँ से बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस लॉन्च किया गया है। CDRI को हमने देख ही चुके हैं। CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। एंड CDRI सेकंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है आफ्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज प्रपोज्ड बाय इंडिया। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है एंड जो CDRI का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। दैन ये जो समिट है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाला है वो 2 साल में एक बार होता है। मल्टी स्टेक होल्डर्स फोरम है जहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। एंड सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर 4 प्रायोरिटीज हैं, कौन कौन सी हैं ये हमें याद रखनी पड़ती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रायोरिटी एरियाज हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के। एंड तो कौन कौन से हैं, पहला है अंडरस्टैंडिंग। पहले हमें क्या है, डिजास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन से डिजास्टर के साथ कौन सी रिस्क एसोसिएटेड है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम उसके रिलेटेड गवर्नेंस सेटअप करेंगे, स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस, रिस्क गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में उसको रिडक्शन करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्ट करेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रेजिलियंस के लिए। फिर चौथा उसका जो प्रायोरिटी है, इसके बाद इसको बाद में है वो है पोस्ट डिजास्टर हो जाए तो कैसे बिल्ड बैक बेटर करेंगे। तो एनहांसिंग द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये पोस्ट डिजास्टर वाली है, ठीक है। तो 4 प्रायोरिटी एरियाज आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसके 7 की एरियाज हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के। कौन कौन से हैं कि टारगेट्स हैं, 7 टारगेट्स हैं, जिसमें से 4 चीजें तो हमें कम करनी है और 3 चीजों को हमें इंक्रीज करना है। कम क्या करना है, कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो सबसे पहले क्या है वहां पे सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, काम से हम तो कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो कोई भी डिजास्टर से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि होती है, फिर नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, दैन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि होती है। तो हमें क्या क्या करने हैं, रिड्यूस करना है, हमें मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, दैन नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड है उनको रिड्यूस करना है, दैन इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं डिजास्टर से उनको रिड्यूस करना है, एंड दैन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है वो कम करना है, ठीक है। फिर हमें इंक्रीज क्या करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है, देन मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग होती है उसको इम्प्रूव करना है, दैन
ऐसे कंट्रीज जिनकी अपनी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी हो उनको हमें इंक्रीज करना है नंबर्स। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को इम्प्लीमेंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस होता है, ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, ये देख सकते हो आप, उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। इसको फॉर्म किया गया था 1999 के अंदर, इस बॉडी को बनाया गया था 1999। दैन इसको पहले बोला जाता था UNISDR, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले कौन सा था? हाइगो फ्रेमवर्क था 2005 से 2015 तक, और 2015 से लेकर 30 तक के लिए 15 साल के लिए क्या होगा? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑपरेट कर रहा है। देन दूसरा था, हम CDRI के बारे में बात कर रहे थे। CDRI को एस्टेब्लिश किया गया था 2019 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर CDRI के अभी कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं। जैसे मेंबर कंट्रीज इसमें दिखाए हुए हैं रेड में। कनाडा मेंबर है, US मेंबर है, दैन इधर से देखोगे तो ब्राज़ील है, चिली है, अर्जेंटीना है, इधर से टर्की आ जाएगा, जर्मनी एंड फ्रांस दोनों मेंबर हैं, दैन इंडिया है, अफगानिस्तान है। यहाँ पे कौन मेंबर नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। अफ्रीका में केवल साउथ सूडान और गाना है, बाकी पूरा अफ्रीका मेंबर नहीं है। तो यूरेशिया में चाइना नहीं है, ठीक है, तो चाइना नहीं है, रशिया नहीं है। तो ये आप देख सकते हो 31 ही मेंबर है इसमें, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप है। CDRI क्या है? ये एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसको 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर लॉन्च किया गया था। दैन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है। 78th क्वेश्चन क्लाउड सीडिंग से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट वर्क ओनली इफ देयर आर क्लियर स्काई इन दी फोरकास्ट। तो ये गलत बात है। क्लियर स्काई होगा तब ये काम नहीं करेगी। एंड हवा के अंदर कम से कम एयर के अंदर क्या है, क्लाउड्स हो या फिर ह्यूमिडिटी हो तभी ये काम करेगी, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सिल्वर आयोडाइड द कंपाउंड यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग इज लिस्टेड एज हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो सिल्वर आयोडाइड को अभी हजार्डस नहीं माना गया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ PM2.5। तो PM2.5 जो डस्ट के अंदर एक पार्टिकल्स होता है जिसका साइज़ कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, साइज़ का डायमीटर 2.5 होता है, ठीक है। एंड जब बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, तब क्लियर स्काई हो जाएगा, तो जिसके कारण इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है बारिश के दौरान। तो दिस इज करेक्ट है। एंड तो इसका आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, थर्ड ओनली। तो रेन शेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एयरक्राफ्ट के द्वारा इंजेक्ट कर देते हैं सिल्वर आयोडाइड और अनदर पार्टिकल्स, ठीक है, जिसके कारण क्या है, कंडेंसेशन जो कि जो एक्ट करते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के कारण पास में आने से वो जल्दी फॉर्मेशन हो जाती है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगी तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगी, जिसके कारण क्या है, उनका मास बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगी और मर्ज कर जाती है, जिसके कारण मास बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आने स्टार्ट हो जाती है, तो रेनफॉल की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये इससे काम करता है, ठीक है। जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो क्लाउड्स सीडिंग के लिए कौन कौन से एजेंट किए जाते हैं? सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और ड्राई CO2। ड्राई आइस को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। देन लिक्विड प्रोपेन। तो चार एजेंट्स आपको ये याद रखने हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस एंड लिक्विड प्रोपेन, जो है हम इसके लिए यूज कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग के लिए। क्लाउड सीडिंग को हम एक और टर्म भी बोलते हैं, जैसे कि ब्लू स्काइंग बोलते हैं इसको। तो क्लाउड सीडिंग का हम यूज करते हुए जो कम रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पे अनफ मॉइस्चर है परंतु जो ओरोग्राफिक कंडीशन लाइक माउंटेन्स एब्सेंट है, वहाँ पे उसको हम इसका रेनफॉल करवा सकते हैं। तो ड्राउट को मिटिगेट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो क्लाउड के अंदर हम क्या है, वेदर का एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसको इसलिए उसको ब्लू स्काइंग भी बोलते हैं। एंड ये हमने देख लिया। तो क्लियर स्काई के अंदर ये काम नहीं करती है, ठीक है। एंड क्लियर स्काई होगा तो ऊपर के अंदर जब हम हवा में वो सिल्वर आयोडाइड छिड़क देंगे तो उसके कारण क्या है, वो नीचे आ जाएगा सीधा ग्रेविटी के कारण, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई फॉर्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो
तो इसके आपके विद रेफरेंस टू द लीडर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला जो लीडर बताना है आपको, कौन सी जगह कौन सा लीडर था, इसको मैच करना है। बराकपुर में कौन था, मंगल पांडे थे, दिस इज करेक्ट है। बराकपुर में मंगल पांडे थे, दिस इज करेक्ट। सेकंड, जगदीशपुर में कौन थे, कंवर सिंह थे, ये भी करेक्ट है। दैन इलाहाबाद और बनारस में कौन थे, मौलवी लियाकत अली खान, ये भी करेक्ट है। तीसरा, फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ देम्स आर करेक्टली मैच्ड हैं, सारे के सारे पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं जो दिल्ली के अंदर कौन कौन सा था रिवोल्ट, जो लीडर ऑफ रिवोल्ट कौन था, बहादुर शाह जफर था एंड बक्कू सिंह था। एंड इसको रिवोल्ट को जो सप्रेस किया गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, उनको ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था, निकोलसन लीड कर रहा था। कानपुर में कौन से थे, कानपुर में नाना साहब थे, बाद में तात्या टोपे साहब भी आगे थे, तो यहाँ पे काम्पेल के द्वारा ये सप्रेस किया गया था। दैन लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल थी, इसको सप्रेस किया गया था काम्पेल के द्वारा, ठीक है। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी, उसको सप्रेस किया गया था हुज रोज के द्वारा। अरा इन बिहार के अंदर कौन से थे, कुंवर सिंह थे, दैन इसको सप्रेस किया गया था विंसेंट आयर के द्वारा। दैन इलाहाबाद में कौन सा थे, लियाकत अली थे, इनको सप्रेस किया गया था स्मिथ नेल के द्वारा। दैन बरेली में कौन से थे, खान बहादुर खान, तो बी से बहादुर, बी से बरेली, इसको कैंपबेल के द्वारा सप्रेस किया गया है। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही थे, उन्होंने क्या है सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपको, लीडर भी याद रखने हैं और सप्रेस किसने किया है ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये लोकेशन दिखाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, माउंटेन रेंज दी हुई है, उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ठीक है। तो कुल्लू साल है वो सबसे नॉर्थ में है, कुल्लू साल, ठीक है, कुल्लू साल। उसके बाद में क्या होता है, KLZPD होता है, KLZPD। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधौर, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधौर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कलकुन 1, दूसरे पे आ जाएगा ये 1, 3, 4 एंड 2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा C4 कलकत्ता इसका। तो ये देख लो पामीर नोट्स है, उसका एक ब्रांच इधर जाती है हिंदू कुश सेंट्रल एशिया में जाती है, दूसरा कुल्लू माउंटेन से चाइना की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद में कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल आएगा, धौलाधार आ जाएगा, ये शिवालिक रेंज आ जाएगी। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉसिबल डिसएडवांटेज बताने हैं ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि पॉसिबल डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं क्रॉप को, तो इसके कारण क्या है, ये डिस्टर्ब कर सकती है, दिस इज करेक्ट है, ये कैन डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो इसके कारण जो है नई नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी के कारण कॉस्ट तो बढ़ती है, तो इट कैन लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बीज की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड कहता है कि कंपैरेटिवली लेसर प्रोडक्शन दैन नेचुरल कल्टीवेशन। तो इसका जो GM जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है एंड फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग है। इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसीलिए तो बनाते हैं। दैन ग्रेटर यूज ऑफ पेस्टिसाइड है एंड इंसेक्टिसाइड, इसका जो लेस यूज होगा क्योंकि ये पेस्ट टॉलरेंट होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो पेस्ट टॉलरेंट होती हैं, तो इसका लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड होगा, तो इसका 1 and 2 ओनली करेक्ट है, ये फॉर आगरा। तो जेनेटिकली अभी क्या है, रिसेंटली DMH11 को अप्रूव कर दिया गया है। DMH11 क्या है, ये मस्टर्ड की वैरायटी है एंड जो कि इंडिजीनियसली डेवलप की गई है इंडिया के अंदर। एंड दीपक पेंटल जो DU के फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे, उन लोगों ने ये डेवलप की थी, उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि इन्वायरमेंट में इसको ट्रायल किए जा सकते हैं फील्ड में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो काम कैसे करती है इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं क्रॉप को एंड उसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि हमें किसी भी क्रॉप का कोई जीन चाहिए होता है, ये जीन चाहिए होता है, ठीक है, ये जीन हमें चाहिए होता है, तो सिंगल जीन इसको हम पहले आइसोलेटेड करेंगे। ये जीन किस में होता है, किसी बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ये जनरली बैक्टीरियम में होता है, तो इसको हम आइसोलेटेड कर लेते हैं। फिर आइसोलेटेड कर लेते हैं, फिर ये प्लांट का भी एक जीन लेते हैं, जो जीन जिस बैक्टीरिया से हमें चाहिए होगा, ठीक है, उससे निकालते हैं, फिर प्लांट से भी ये निकाल लेते हैं ये जीन लैब के अंदर, फिर उन दोनों को मिक्स करते हैं, फिर उसको कल्चर के अंदर ग्रोथ करते हैं, फिर उसके नए प्लांट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, नए प्लांट को ग्रो करते हैं, फिर इसको ग्रो किया जाता है। जैसे DMH11 है तो उसके अंदर
11 बार जो नया प्लांट बनेगा ना इसके दोनों के द्वारा कॉम्बिनेशन से, उसको क्या है 11 बार ग्रो करोगे तो डिजायर्ड ट्रेट आएगा। तो 11th जनरेशन में उसको वो ट्रेट्स दिखाई देगा जो कि डिजायर्ड है। तो ये काम करती है ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बीटी कॉटन है वो फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप थी जो कि इंडिया के अंदर अप्रूव की गई थी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसको डेवलप किया गया था मोनसाटो के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर बोलगार्ड 1 है, बीटी कॉटन है, उसमें बेसिलस थोरेंजेसिस जीन होता है वो डाला गया है। एंड बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 वैरायटी आई है इसकी, मोनसाटो ने रिलीज की थी 2016 के अंदर, बोलगार्ड 2 2006 के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद में हमारा कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ऑलमोस्ट 90% है वो इससे रिलेटेड है। अभी DMH11 के बारे में देखते हैं। DMH क्या है, ये मस्टर्ड की मॉडिफाइड वैरायटी है, ठीक है। मस्टर्ड की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, ठीक है, जिसको DU के फॉर्मर वाइस चांसलर ने हमने देख लिया है कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है। इसके अंदर 2 जीन होते हैं, बार्नीज एंड बार स्टार जीन होते हैं। और ये मेल स्टरलाइल टेक्नोलॉजी पे इसको मेल स्टरलाइज टेक्नोलॉजी बनाया गया है। इसको जो बार स्टार एंड बार जीन होते हैं, ये बेसिलस अमाइलो लिक्विफेंस, इस बैक्टीरिया से ही इसके जीन्स लिए गए हैं, बेसिलस अमाइलो लिक्विफेंस। तो इसको GEAC ने इसको अप्रूव कर दिया गया है, उसके बारे में और बाद में देखेंगे, ठीक है। तो DMH11 है, ये काम करती है प्रिंसिपल ऑफ रिव्यूइंग द मेल फर्टिलिटी, ठीक है। तो बार स्टार होता है वो इसको वापस रिस्टोर कर देता है फर्टिलिटी को। बार्नीज होता है उसको, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड की जो हमारी जो इंडिजिनियस वैरायटी है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है, उसको जब भी बार्नीज के द्वारा क्या है मेल उसको सेल्फ पॉलिनेटिंग से उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो उसको मेल इन्फर्टाइल कर दोगे, फिर उसके बाद में बार स्टार के द्वारा उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है, फिर उसको ग्रो किया जाता है। एंड ये इसको जेनेटिकली GEAC किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जो अप्रूव करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अप्रूवल देती है। दैन ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरागलिया रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अरागलिया क्या होता है, तो ये जो है श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज़ में था कि श्रीलंका के अंदर यदि कोई ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अरागलिया। तो B फॉर बॉम्बे, ये स्ट्रगल से रिलेटेड है, इतना ही जानना है इसके बारे में और नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया है, तो ये RBI ने रिलीज किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर ये रिलीज किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है, इसका 3rd एडिशन अभी लॉन्च किया गया था। एंड जो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेजर स्टेट्स 17 मेजर स्टेट्स हैं, बाकी कुछ 10 हिमालयन स्टेट और स्मॉल स्टेट्स हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। 3 कैटेगरीज में मेजर स्टेट्स, देन स्मॉल स्टेट एंड हिमालयन स्टेट, एंड 3rd इज यूनियन टेरिटरीज। तो मेजर स्टेट में इसको किसने टॉप किया है, कर्नाटका ने इसको किसने टॉप किया है, कर्नाटका ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, ठीक है, तीसरे पर हरियाणा है। एंड इसके अंदर जो इनोवेशन इंडेक्स के 7 पिलर होते हैं, 7 पिलर कौन कौन से हैं, 7 पिलर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इनेबलर्स हैं, कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड परफॉर्मेंस बताते हैं, ठीक है। इनेबलर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज वर्कर है, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये क्या है, ये इनेबलर्स हैं। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल है, स्किल होगी हमारे पास तभी तो हम काम करेंगे, इनोवेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा होगा, पैसे चाहिए होंगे, दैन रिसर्च के लिए नॉलेज चाहिए होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट होगा, तभी हम ये काम कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। एंड परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा, नॉलेज आउटपुट को मेजर किया जाता है, नॉलेज डिफ्यूजन को मेजर किया जाता है इसके अंदर। तो इनेबलर एंड परफॉर्मेंस इनके कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कौन सा डायमेंशन इसमें दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो फिर एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, WIPO रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर पहली बार इंडिया की रैंक है वो अंडर 50 आई है, 40th रैंक आई है। तो इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन टॉप करता है, इसको टॉप किया है 2022 वाले को स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पे US है, इंडिया की रैंक है 40, ठीक है। याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, WIPO का हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। The next question is regarding minorities in India. Consider the following statement regarding minorities. तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज अपॉइंटेड बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये एक गलत बात है।
क्योंकि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो 350B आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये ऑफिस दिया गया है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो ये गलत हो जाएगा, इसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ऑल द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मस्ट बिलोंग टू कम्युनिटी एनलिस्टेड एज अ माइनॉरिटी। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के सारे मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सही बात है। तो सारे के सारे मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के मेंबर्स, ठीक है। एंड इसको जो है स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया गया था 1992 के अंदर, एंड इसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। तो ये 1992 के एक्ट के अंदर ये स्टेचुटरी बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो इसका बी फॉर बॉम्बे आंसर है। देन आर्टिकल 358 के अंदर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हमने देख लिया है। देन इसकी कंपोजिशन होती है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में कितने मेंबर है, 7 मेंबर्स हैं, एंड इनका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स होगा, 3 ईयर्स, ठीक है। एवरी मेंबर होल्ड पोस्ट फॉर 3 ईयर, ठीक है। एंड दे मस्ट बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। दैन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, ये बेसिकली ये स्कीम नई स्कीम नहीं है, 5 पुरानी स्कीम्स को मर्ज करके एक नई स्कीम का नाम दे दिया गया है, जिसको बोला गया है पीएम विकास, ठीक है। पीएम विकास, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीएम विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। इसके अंदर 5 स्कीम कौन कौन सी मर्ज की गई है, सीखो और कमाओ स्कीम है, सीखो और कमाओ स्कीम, उस्ताद स्कीम, हमारी धरोहर स्कीम, नई रोशनी स्कीम और नई मंजिल स्कीम, ये सारी इसके अंदर मर्ज कर दी गई है। तो अभी इसके 4 जो है यूनिट्स बना दी गई हैं। तो 5 स्कीम्स पहले तो याद रखना है कि कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर मर्ज की गई है, सीखो और कमाओ स्कीम, उस्ताद स्कीम, हमारी धरोहर स्कीम, नई रोशनी स्कीम और नई मंजिल स्कीम इसके अंदर मर्ज की गई है, ठीक है। इसके बाद में ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, 100% इसकी जो फंडिंग है वो लगभग गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, एक कंपोनेंट को छोड़ के, वो आगे हम देखेंगे कौन सा है। इसके अंदर जो है इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, 3 T's है, उनका इंटीग्रेट किया जा रहा है। ट्रेड को प्रमोट करेगी, लोकल ट्रेड को प्रमोट करनी है, उसके लिए ये लोग क्या है विश्वकर्मा विलेज बना रहे हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्टिशियंस हैं, लोकल जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल आर्टिशियन हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम्स के, जो पीएम विकास के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है माइनॉरिटी आर्टिशियंस एंड उन कम्युनिटीज़ की, स्किल ट्रेनिंग करना है, प्रमोट द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, एंड फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। कोई भी ड्रॉप आउट हो गया है उसको 8वीं क्लास 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बाद कोई भी ड्रॉप आउट है उनको फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, फॉर्मल एजुकेशन उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। एम्पावर करना है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करना है आर्टिशियंस की। दैन एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसके कारण सस्टेनेबल आर्ट एंड क्राफ्ट विलेजेस बनाने हैं, जिसको विश्वकर्मा विलेज बोलेंगे, ठीक है। दैन इसके जो 4 कंपोनेंट्स है कौन कौन से हो जाएंगे, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट है, एंड पहला कंपोनेंट है वो स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट है। दैन उसके अंदर इसके अंदर 2 स्कीम को मर्ज किया गया है, उस्ताद एंड हमारी धरोहर है। तो उसका जो सब कंपोनेंट है ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सब कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, उस्ताद एंड हमारी धरोहर को इसमें मर्ज किया गया है। इट फोकस ऑन नीड बेस्ड कोर्स है, कम्युनिटीज़ जो आर्टिसन है उनको नीड बेस्ड ट्रेनिंग के बारे में है, ठीक है, उनके बारे में बताता है, उनकी कैसे लाइवलीहुड उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मोर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। दूसरा स्कीम है इसके जो सब कंपोनेंट है नॉन ट्रेडिशनल स्किलिंग है। पहला ट्रेडिशनल स्किलिंग स्कीम थी जिसके अंदर उस्ताद एंड हमारी धरोहर आती है, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल सब कंपोनेंट है जिसके अंदर सीखो और कमाओ स्कीम है, यानी कि हमें सीखना है अप्रेंटाइज की तरह फिर उसको कमाना है, ठीक है। एंड इम्पार्ट इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके कंप्लाइंट होगी, जिसके कारण उनकी क्या है एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। दैन इसके अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है वो लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स कंपोनेंट है। तो नई रोशनी स्कीम के अंदर क्या होता था, माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो वुमेन्स हैं उनको लीडरशिप रोल डेवलप करना था, यही उसको कंपोनेंट को नया नाम दे दिया गया है, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है एजुकेशन कंपोनेंट, यानी कि ड्रॉप आउट को एजुकेशन देना है, उसको नई मंजिल स्कीम बोला गया है, नई मंजिल, ठीक है। एंड चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा, हब एंड स्कोप विलेज, हब एंड स्कोप मॉडल पे इसको डेवलप किया जाएगा। एक गांव होगा तो गांव को विश्वकर्मा विलेज बनाएंगे, विश्वकर्मा यानी कि आर्टिशियन से रिलेटेड विलेज बनाएंगे उसको, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बोला जाएगा, जिसको हम विश्वकर्मा विलेज बोलेंगे, ठीक है। तो इस विश्वकर्मा विलेज के अंदर क्या होगा, ये एक मॉडल विलेज की तरह काम करेगा जो शोकास करेगा उनका आर्ट एंड कल्चर को, शोकास करेगा उनके स्किल्स को शोकास करेगा, ठीक है। एंड ये फैसिलिटेट करेगा ट्रेड, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज को, टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा ये, ठीक है।
दैन इसका जो फंडिंग है, जो पहला 3 कंपोनेंट्स हैं उनकी फंडिंग है, जैसे स्किल एंड ट्रेनिंग है, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है, इनकी जो 100% फंडिंग है वो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर विश्वकर्मा विलेज बनाने की जो फंडिंग है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर की जाएगी, ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके रिगार्डिंग है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ ए स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी एडवाइजरी बॉडी ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज। दिस इज करेक्ट है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसको 1972 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, 1962 के अंदर, 62 के अंदर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इट वाज एस्टेब्लिश इन 1975 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1962 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल फ्रॉम क्रूरलिटी एक्ट है उसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है। तो इसको रुक्मणी अरुणादले जो कि इंडिया की क्लासिकल डांसर थी, आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि रुक्मणी अरुणादले कौन सी क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड थी। उनके एफर्ट से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1962 के अंदर, सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन टू क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है, 1968। इसके अंदर 28 मेंबर होते हैं, 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर कितने हैं, 28 मेंबर हैं, 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये एनिमल्स के लिए वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। एंड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पहले चेन्नई के अंदर हुआ करता था, अभी हरियाणा के अंदर आ गया है, बल्लभगढ़ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी अभी जो है करंटली है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है। ये देख सकते हो, इसको साइड से लिया गया है इसी की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल मैटर इन विच द एडवाइस कैन बी टेकन थ्रू टेली लॉ सर्विस, यानी कि मोबाइल फ़ोन से हम घर बैठे एडवाइस कौन ले सकते हैं, टेली लॉ सर्विसेज से। डॉक्टर से कौन सी एडवाइस ले सकते हैं, टेली लॉ सर्विसेज से। तो लीगल मैटर से जो हम एडवाइस ले सकते हैं फ़ोन पे कौन कौन से ऐसे हैं, तो हम इस राइट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड लैंड्स उसके रिगार्डिंग ले सकते हैं, दिस इज करेक्ट है। दैन इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल, इसके लिए भी ले सकते हैं हम एडवाइस, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी ले सकते हैं, एंड राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी ले सकते हैं। ऑल दी मैटर्स पे हम टेली सर्विसेज से एडवाइस ले सकते हैं। तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। दैन ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ ने कहा था कि हम इस पर टेली सर्विसेज ये अवेलेबल है कंट्री के अंदर, आप एडवाइस ले सकते हो ऑन डाउरी मैटर, फीमेल डिस्प्यूट, डाइवर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, टीजिंग, दैन मेंटेनेंस ऑफ वुमेन, children and senior citizens, right to property and land, then equal wages pay, maternity benefit pay, child marriage के regarding protection of child from POCSO के regarding, then arrest FIR हो जाए उसके regarding, atrocity against the SC/STs के against में है, उस सारे मैटर पे इसमें हम टेली लॉ सर्विस से एडवाइस ले सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट कैन बी कन्वर्टेड और एक्सचेंज एट पार विद सिमिलरली डिनोमिनेटेड करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है, जैसे कि हमारा जो रुपए का नोट होता है उसी का जो डिजिटल वर्जन क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी कि इंडिया के अंदर ये RBI इसको इशू करेगा। लाइक ए रुपी होता है, रुपी का डिजिटल वर्जन ही क्या होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी। ई रुपी हम लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो ई टोकन है ई रुपी वाला वो डिफरेंट है, और ये जो है CBDC होगी ये डिफरेंट होगी, ठीक है। एंड ये फियाट करेंसी होगी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होगी, एंड इट विल बी फंजिबल होगी, यानी कि ये एक्सचेंज की जा सकेगी। जैसे कि 2000 का जो टोकन होगा वो एक्सचेंज किया जा सकेगा इसके साथ 500 के साथ 500 रुपये के साथ ये फंजिबल होगी, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड और एक्सचेंज इट पर विद सिमिलरली डिनोमिनेटेड केस, ठीक है, दिस इज करेक्ट है। इट कैन बी ट्रांजेक्टेड यूजिंग द वॉलेट्स, तो नॉर्मल वॉलेट्स में हम इसको भी ट्रांसफर कर सकेंगे, यस दिस इज आल्सो करेक्ट है, दिस इज आल्सो करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एंड इसके अंदर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज भी इजीली भेज सकेंगे हम, ठीक है। तो इसका डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होगी, एक लीगल टेंडर होगी जो कि सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होगी, जैसे कि रुपीज़ अभी भी सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होती है और वो सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में दिखाई देती है। कोई भी लायबिलिटी तो वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दिखाई देती है। तो ये सेम एज फियाट करेंसी के जैसे कि पेपर रुपया होगा उसी की तरह सेम होगी, उसको एक्सचेंज कर सकेंगे, ठीक है, एक्सचेंजेबल होगी, ठीक है।
एंड इसको वॉलेट से ट्रांसफर किया जाएगा ब्लॉकचेन के द्वारा। एंड क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी बैकिंग नहीं होती है किसी गवर्नमेंट की, एंड जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी उसको गवर्नमेंट की बैकिंग होगी। तो इसके जो मॉडल्स हैं, इसके 2 मॉडल दिए गए हैं, डायरेक्ट मॉडल एंड इनडायरेक्ट मॉडल। तो सिंगल टायर मॉडल के अंदर क्या है, सेंट्रल बैंक ही उसको मैनेज करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड उसका सबको मैनेजमेंट काम करेगा। सिंगल टायर मॉडल के अंदर जो आरबीआई है सारा का सारा काम आरबीआई करेगा इससे रिलेटेड। सेकंड मॉडल है वो इंटरमीडिएट वाला मॉडल है, जैसे कि अंदर आरबीआई है, इसके अंदर आरबीआई मान लेते हैं, आरबीआई सीबीडीसी को जारी कर देगा, फिर उसको मैनेज करने का काम वो दे दे एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन सभी बैंकों को दे दे, तब उसको हम इंटरमीडिएट वाला मॉडल बोलेंगे, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट मॉडल में हम क्या है, तो उसमें आरबीआई केवल रेगुलेटर का काम करता है। हाइब्रिड मॉडल के अंदर आरबीआई इनके साथ मैनेज में इंस्टीट्यूशन के साथ नीचे वाले जैसे कि आरबीआई, एसबीआई और आईसीआईसीआई के साथ मिलकर मैनेज करेगा, तब उसको हाइब्रिड मॉडल बोलेंगे। एंड यदि आरबीआई इनडायरेक्टली केवल उसको इशू कर दे और बाकी सारा काम रेगुलेटर की तरह काम करे, जैसे सेबी की तरह काम कर रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट मॉडल बोलेंगे। देन फीचर्स क्या होंगे सीबीडीसी का, ये एक सोर्जन करेंसी होगी, सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू कर दी जाएगी। ये बैलेंस शीट पे लायबिलिटी होगी, सेफ होगी, स्टोर करना वाली, फंजिबल होगी, यानी कि उसको हम एक्सचेंज कर पाएंगे, लीगल टेंडर होगी, यानी कि देश के लॉ के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके लिए आरबीआई का आरबीआई एक्ट है, उसको 1934 का एक्ट है, उसको अमेंड भी करना पड़ेगा। होल्डर ऑफ सीडीसी नीड नॉट, उसका बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, यानी कि ब्लॉकचेन है, उसी पे बेस्ड होगी। दैन इश्यूज एड्रेस्ड बाय कोर्ट, क्या इश्यूज इसमें एड्रेस कर दिए जाएंगे। तो सीबीडीसी है वो क्रेडिट, तो फ्री फ्रॉम क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क से ये फ्री होगी, एंड लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, इसको सेंट्रल बैंक को मैनेज करना पड़ेगा उसको। दैन मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेजमेंट में भी ये रोल प्ले करेगी। इसको क्रॉस बॉर्डर जो इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। तो दैन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल रोल ऑफ डॉलर को सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये बढ़ावा देगी, एक्सपेंड द एक्सेस टू द जनरल पब्लिक को एक्सेस बढ़ेगी, ठीक है। दैन इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो जो हम टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, एंड अभी एमएस का सर्वर हैक कर लिया गया था, तो साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी चैलेंज होगी, इसके प्राइवेसी भी चैलेंज होगी हमारे देश में, तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है। दैन मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी एक चैलेंज होगा। फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या चैलेंज इफेक्ट होगा, यानी कि अब पीआई कितना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, हॉट मनी है, वो सब कुछ इससे देखने का बात रोल रहेगा, सारा इसके चैलेंजेस होगा। इसका जो काम है वो ट्रांसफरेबिलिटी, गोल मेन क्या है, प्राइवेसी, ट्रांसफरेबिलिटी, कन्वीनियंस होगी, एसेसिबिलिटी होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ये सारा मेन गोल्स हैं इसके लिए। तो फियाट मनी क्या होता है, फियाट मनी कोई भी गवर्नमेंट करेंसी होती है जो कि इशू की जाती है, दैट इज़ नॉट, जो कि नॉट बैक्ड बाय गोल्ड के द्वारा बैक नहीं की जाती है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक को ज़्यादा कंट्रोल देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ट्रिपल टेस्ट विच वाज इन न्यूज़। तो ये जो एमपी और महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन है, उसके रिगार्डिंग ट्रिपल टेस्ट न्यूज़ में था, तो ये सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो इसमें अंदर पहले ट्रिपल टेस्ट के अंदर ये पहला टेस्ट ये था कि इंक्वायरी करोगे कि कितना लोग कितना बैकवर्डनेस है, कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी कितनी बैकवर्ड है। दूसरा उसमें उसके रिगार्डिंग फिर एक कमीशन बनाओगे, वो अपनी रिपोर्ट देगा। तीसरा है इंश्योर करोगे कि जो 80 ST OBC को जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो। नागराज केस में ये कहा गया था, इंदिरा साहनी केस में तो 50% की सीलिंग दी गई थी, नागराज केस में ये ट्रिपल टेस्ट दिया गया था, ठीक है। Then next question is regarding with reference to example of modernization of state police forces to fight the left wing extremism. Consider the following. इसमें आपको बताना है कि नक्सलिज्म को फाइट करने में कौन कौन सी एजेंसीज थी। आंध्र प्रदेश में जैसे कि ग्रे हाउंड्स थी, दिस इज करेक्ट है, आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड फोर्सेज है। देन झारखंड की कौन सी फोर्सेज हैं, झारखंड की है जगुआर्स है, जे से झारखंड, जैसे जगुआर है वो झारखंड की है। महाराष्ट्र की C60 फोर्स थी। तो ये नक्सलिज्म को फाइट करने के लिए एंटी नक्सल फोर्स बनाई गई थी पुलिस फोर्सेस के द्वारा, एंड ये इनके एग्जांपल्स हैं, इनके नाम दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड होगी, ठीक है, महाराष्ट्र की C60 फोर्स थी, एंड झारखंड की जगुआर्स थी। तो इसमें ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड बिफोर बॉम्बे इसका आंसर है। तो अभी जो नक्सल के इवेंट्स हैं 2009 से 2021 के बीच में नक्सलिज्म का जो वायलेंस हो रहा है नक्सलिज्म के कारण, तो वो कितना है 77% रिड्यूस हो गया, यानी कि 3/4 कम हो गया है, 3/4 कम हो गया है।
नक्सल इवेंट्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड है, महाराष्ट्र की लोकल पुलिस NC-16 ने मिलकर काम किया था, वेस्ट बंगाल ने इग्नियस स्ट्रेटजी डेवलप बाय द स्टेट पुलिस एंड झारखंड की जुगाड़ सही, उड़ीसा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया था। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सोजन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, उसके रिगार्डिंग है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला कहता है कि गोल्ड बॉन्ड आर इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो दे आर इशूड बाय RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इशू कौन करता है इनको? RBI इशू करता है, परंतु उसको फर्दर फिर सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है, सेकेंडरी मार्केट में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा बेचा जा सकता है, ठीक है। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स एग्जम्प्टेड है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो ये एक गलत बात है। इट इज़ नॉट टैक्स एग्जम्प्टेड, नहीं है, इस पर टैक्स लगता है। तो फर्स्ट इस नन ऑफ देम इज करेक्ट, D फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो इसके अंदर जो है गोल्ड्स को सोजन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी टू टैकल दी फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड बढ़ रही थी उसको टैकल करने के लिए। एंड इसका जो है शिफ्ट टू द डोमेस्टिक, जो इसके अंदर क्या है कि इस गोल्ड खरीदने के द्वारा, फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय ये बॉन्ड खरीद लोगे तो इस पर जो गोल्ड का जो जितना इंटरेस्ट मिलता है वो इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। एंड गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं जिसको बाद में बेचा जा सकता है। एंड ये बाकी हम इस पर 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये जो सोजन गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो किसको इशू किए जा सकते हैं? दे कैन बी इशू टू रेजिडेंट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इनको ही इशू किए गए हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, धन्यवाद।